गुड मॉर्निंग। तो आज हम अब सैंपल सर्वे के इस चैप्टर में अगला जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। हमने अपने लास्ट क्लास में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा था। अब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को जानते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या कहता है? When the population from which the sample is drawn is heterogeneous in nature, then the technique of simple random sample fails to collect a truly representative sample. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जब हम लोग का पॉपुलेशन होमोजेनियस हो, यानी कि एक ही कैरेक्टर का हो, एक जैसा हो, तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा पॉपुलेशन हेटेरोजेनियस हो, यानी कि उसमें बहुत से तरह के कैरेक्टरिस्टिक शामिल हो, बहुत से तरह का उसमें लोग हो, बहुत से तरह का हिस्सा हो, तो उसको हम लोग उस टाइम पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर पाते। तो उस या फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग उस टाइम पे सही नहीं होता। इन सच ए केस स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज फ्रीक्वेंटली रिकमेंडेड एज मोर एफिशिएंट प्रोसीजर फॉर एंश्योरिंग एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है क्या? अंडर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग the population is divided into different non-overlapping subgroups called strata or classes, and then samples are drawn from each strata or class. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमने देखा कि एक ग्रुप में से हम लोग रैंडमली कुछ सैंपल्स को कलेक्ट कर लेते हैं, कुछ सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? लॉटरी मेथड या रैंडम नंबर टेबल मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि हमारे पॉपुलेशन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले नहीं है, होमोजेनियस नहीं है। तो हम क्या करते हैं? पहले होमोजेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ग्रुप्स में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। हमारा जो पॉपुलेशन है उसको कुछ हिस्सों में हम लोग बांट देते हैं सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले, और नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि एक ही ग्रुप, दो ग्रुप में एक मेंबर ना हो, यानी कि यहाँ पे सेम सैंपल सेम पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दो या उससे ज्यादा ग्रुप में ना हो। तो हम लोग पहले क्या करते हैं? अलग अलग हिस्सों में अपने पॉपुलेशन को बांट देते हैं, उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं, और उसके बाद उसमें से सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? हर एक कैरेक्टरिस्टिक से, हर एक ग्रुप से हमारे पास सैंपल अवेलेबल होता है। For achieving maximum efficiency, the strata should be so formed that the units within the stratum are as homogeneous as possible and between the strata are as heterogeneous as possible. The samples are then combined to form a single sample. तो क्या कहता है कि यहाँ पे दो चीजें हो रहा है। एक हो रहा है ग्रुप्स में, जब हम लोग ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, तो विथ इन ए स्ट्रेटम, एक स्ट्रेटम के अंदर हर एक स्ट्रेटा को हम लोग एक एक छोटे छोटे हिस्से को हम लोग स्ट्रेटम बोलते हैं। तो हर एक स्ट्रेटम में एज होमोजीनियस एज पॉसिबल, यानी कि सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले ही ग्रुप्स को, सेम कैरेक्टरिस्टिक यूनिट्स को ही हम लोग इंक्लूड करें। एंड बिटवीन द स्ट्रेटा, और दो अलग अलग जब स्ट्रेटा है तो वहां पे क्या होगा? दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम ना हो, ये ध्यान में रखना जरूरी है। यानी कि हमारे पास जब अलग अलग स्टेटस फॉर्म होंगे, अलग अलग स्टेटा को हम तैयार करेंगे, तो उसमें एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि विद इन द सेम स्टेटम जो भी पॉपुलेशन हो उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम ही हो, लेकिन दूसरे वाले में सेम कैरेक्टरिस्टिक वाला ना हो, यानी कि सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले एक ही स्टेटम में हो। देयर आर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। जब हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं तो उसका असली दो लक्ष्य होना चाहिए। पहला, टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन एस्टिमेट्स एंड to ensure that subdivision of the populations are adequately represented in the sample. तो हमें ये बात ध्यान में रखना है कि हमारा जो एक्यूरेसी ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन एस्टिमेट, कि हम उससे जो हमारा, हम जब सैंपल कलेक्ट करने जाएं तो हमारा पॉपुलेशन को हम इस तरह से बांटें कि हर एक ग्रुप से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया इंफॉर्मेशन वाला ही पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट हो। यानी कि हम उसमें जो सब डिविजन्स तैयार कर रहे हैं
वो सब डिविजन्स एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द सैंपल। जो हमारा पहले दिन से ही हम लोग सैंपल के डेफिनेशन से ही बोल रहे हैं कि ये सैंपल इज अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज द पॉपुलेशन। तो उसी को हमारा वो जो सैंपल का डेफिनेशन है वो यहाँ पे पूरा हो, ये बात ध्यान में रखते हुए हमें स्ट्रेटिफिकेशन करना है कि ज़्यादा हम जिस जैसे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इसको डिवाइड करें तो ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ऐसा ही सब डिविजन्स तैयार हो। नेक्स्ट, अगर हम एडवांटेज की बात करें तो दिस मेथड एंश्योर्स बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन द सैंपल। तो हमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का कभी कभी अगर डिफरेंस भी हम से पूछा जा सकता है, या अगर कोई पूछे तो हम बता सकते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, लॉटरी मेथड या रैंडम नंबर टेबल मेथड से हम लोग एज ए होल पॉपुलेशन में से सैंपल को कलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे एक चांस होता है कि जो हम लोग सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं वो एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव ना भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से स्टेटस को डिवाइड कर रहे हैं एंड देन हम लोग सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं तो ये एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव माना जा सकता है। नेक्स्ट, इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग the results at times may be most non-random because certain portions of the populations are completely left out. This cannot happen अंडर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हमारा पास टोटल पॉपुलेशन को पकड़ के काम करने जाते हैं तो कुछ हिस्सा हमसे छूट सकता है, लेकिन जब हम स्ट्रेटिफाइड करने जा रहे हैं तो हर एक हिस्से को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस पर काम करते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। तो ये एक स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का एक अच्छा एडवांटेज है। नेक्स्ट, दिस मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव इन डीलिंग विथ हाईली स्क्यूड पॉपुलेशन सच एज इनकम डाटा और रिटेल सेल्स। हमारा जो डाटा होता है हम जनरली देखते हैं कि ये होमोजेनियस डाटा मिलने का बहुत कम ही मिलता है, क्योंकि हमारे किसी भी डाटा को लेके अगर हम स्टडी करने जाएं तो वहाँ पे स्क्यूनेस होने का चांस बहुत ज़्यादा हो सकता है, अप्स एंड डाउन्स। अगर हम रिजल्ट स्टूडेंट्स का रिजल्ट के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स का रिजल्ट में भी देखेंगे कि किसी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, किसी का कम है। तो अगर हम ऐसे अपने रिजल्ट को पहले ही फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न के हिसाब से डिवाइड कर दें और उसमें से कलेक्ट करें, या फिर इनकम का, तो इनकम में भी देखेंगे हम लोग किसी का इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का एवरेज है। तो ऐसे केसेस में अगर हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करने जाते हैं तो हो सकता है हमें एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव ना मिले। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनकम के हिसाब से डाटा, अपने डाटा को, पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाइड कर देते हैं और फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, तो हम हर क्लास को टच कर पाते हैं। और अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होता है, इफ द बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इज नॉट प्रॉपर्ली डिसाइडेड द रिजल्ट्स में बी मिसलीडिंग। यहाँ पे हमें सबसे पहले स्ट्रेटिफिकेशन का बेसिस को स्ट्रेटिफिकेशन करते वक्त हमें हमारा क्लियर लक्ष्य जो है, एम हमें ध्यान में रखते हुए अपना स्ट्रेटिफिकेशन करना है, ताकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग अपने हिसाब से, जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से होमोजेनियस पॉपुलेशंस में इसको डिवाइड कर सके। नेक्स्ट, सब्जेक्टिव जजमेंट्स यूज्ड इन डिवाइडिंग द यूनिवर्स इनटू स्ट्रेटा में अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स। अब ये स्ट्रेटिफिकेशन कभी कभी हमारे जजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जब हमारा जजमेंट अगर सही नहीं हो, सब्जेक्टिव जजमेंट अगर होता है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, स्ट्रेटा के ऊपर ये असर डाल सकता है। तो इसीलिए ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटिफिकेशन अगर हम करते हैं तो हमारा स्ट्रेटिफिकेशन सही होगा, और जितना स्ट्रेटिफिकेशन सही होगा उतना हमारा सैंपल पॉपुलेशन का एक गुड रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को करते कैसे हैं। तो मेथड ऑफ ड्राइंग सब सैंपल्स, जब हम लोग सैंपल्स में से अलग अलग हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, सब पॉपुलेशंस में। तो सब पॉपुलेशंस में से हम लोग जो सैंपल कलेक्ट करेंगे उसको हम लोग कहेंगे सब सैंपल्स। तो और ये सब सैंपल्स एज ए होल जब टोटल होता है तो ये बन जाता है सैंपल। तो क्या कहता है, subsamples from various strata or subpopulations are drawn from various strata or subpopulations are drawn by any one of the following principles। तो अब हम क्या करते हैं कि इनमें से पहला वाला क्या है, प्रोपोर्शनल एलोकेशन, और दूसरा
डिसप्रोपोर्शनल एलोकेशन और ऑप्टिमम एलोकेशन। क्या कर रहे हैं हम लोग, सब सैंपल्स को जो ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम सब पॉपुलेशंस या फिर वेरियस स्ट्रेटा, तो इसके लिए हम लोग मेनली दो प्रिंसिपल है, एक प्रोपोर्शनल एलोकेशन और दूसरा ऑप्टिमम एलोकेशन। प्रोपोर्शनल एलोकेशन क्या कहता है, here allocation for each stratum to the sample is made based on the size of the stratum. If the stratum size is large, then it makes more contribution to the sample and vice versa. तो प्रोपोर्शनल एलोकेशन, जैसे कि ये नाम ही बोलता है प्रोपोर्शन, हम क्या करते हैं अपने पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से एक प्रोपोर्शन हम लोग लेते हैं, एक सैंपल का प्रोपोर्शन, और उसी के हिसाब से स्ट्रेटम को हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि अलग अलग स्ट्रेटा में एक प्रोपोर्शन तैयार कर देते हैं और उसी प्रोपोर्शन से हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं। इफ मान लो अगर हमारे पास कैपिटल Ni इज द साइज ऑफ द ith स्ट्रेटा, अब मान लो हमारे पास कैपिटल N से हम लोग पॉपुलेशन साइज को डिनोट करते हैं, हमें पता है, और स्मॉल n से हम लोग सैंपल साइज को डिनोट करते हैं। तो मान लो हमारा पॉपुलेशन साइज कैपिटल N है और सैंपल साइज स्मॉल n है। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेटस को डिवाइड कर रहे हैं, तो Ni i को स्टेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने जब पॉपुलेशन को अपने डिफरेंट स्टेटस में डिवाइड किया, N1 N2 अप टू Ni Nk, तो Ni represent ith strata and small ni number of units of the ith strata included in the sample। अब ये हो गया nth सैंपल जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो ith स्टेटा से जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वो हो गया Ni। Then in case of proportional allocation we have small n1 by capital N1 is equal to small n2 by capital N2 up to small nk by capital Nk, where is equal to small n by capital N. N is the sample size and capital N is the population size. तो n1 by n1 capital small n1 by capital N1, in small n1 क्या हो रहा है, सैंपल फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रेटा, और यहाँ पे कैपिटल N1 जो साइज ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेटा, तो फर्स्ट स्ट्रेटा से हम लोग जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसका साइज हो गया N1। सिमिलरली N2 स्मॉल n2 बाई N2, तो ये जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा स्मॉल n इज बाई कैपिटल N होगा, यानी कि इसके इक्वल होगा, वेयर K इज द नंबर ऑफ स्ट्रेटा। यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रेटा हमने K पकड़ा। अब एक एग्जाम्पल को हम लोग पकड़ते हैं, तो एग्जाम्पल हम लोग को क्या कहता है, the sizes of 3 towns comprising a population are capital N1 is equal to 40,000, N2 is equal to 20,000, N3 is equal to 30,000. A stratified random sample is to be drawn with a total sample of size N is equal to 400. Determine the size to be selected from each town individually यूजिंग प्रोपोर्शनल एलोकेशन। तो अब हमें क्या बोल रहा है, 3 टाउन है और 3 टाउन का पॉपुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है 40,000, 20,000 और 30,000, और बोल रहा है हमें एक सैंपल ड्रॉ करना है ऑफ साइज 400 यूजिंग प्रोपोर्शनल एलोकेशन। तो हमें प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन का साइज क्या होगा वो कैपिटल N1 प्लस N2 प्लस N3 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 30,000। देखते हैं आगे चल के। तो लेट हम अभी क्या करना है, पॉपुलेशन का साइज स्टेटस का साइज दिया हुआ है, तो लेट द साइज ऑफ द सैंपल्स फ्रॉम द इंडिविजुअल्स टाउन बी N1 N2 एंड N3। हम लोग स्मॉल N1 N2 एंड N3 पकड़ते हैं सैंपल के साइज को। अब हमें दिया हुआ है N1 प्लस N2 प्लस N3 इज इक्वल टू 400, जो सैंपल का साइज है, यानी कि तीनों सैंपल्स का टोटल होना चाहिए 400, यानी कि n इज इक्वल टू 400, एंड कैपिटल N1 प्लस N2 प्लस N3 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 90,000। तो यानी कि कैपिटल N हो गया हमारा 90,000, स्मॉल n हो गया 40,000। तो नाउ फॉर प्रोपोर्शनल एलोकेशन हमें पता है N1 by capital N1 is equal to small n2 by capital N2 is equal to N3 by N3 equal to small n by capital N। तो अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो स्मॉल n1 बाई कैपिटल N1 हमें पता है, स्मॉल n2 बाई कैपिटल N2 का वैल्यू, स्मॉल n3 बाई कैपिटल N3 का वैल्यू, और ये तीनों का टोटल होता है 90,000 एंड सैंपल साइज इज 400। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए एक एक का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो N1 इक्वल टू 40,000 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 90,000। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, द वैल्यू इज
177.77, लेकिन अगर हम पर्सन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको एक राउंड फिगर पे लेंगे एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 178। सिमिलरली दूसरा वैल्यू n2 इक्वल टू क्या होगा 400 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाई 90,000 is equal to 88.88 which is approximately which is equivalent to 89 and n3 is equal to 400 into 30,000 divided by 90,000 तो ये हो जाएगा 133.33 which is equivalent to 133। तो अब अगर हम इन तीनों को टोटल करें 178 प्लस 89 प्लस 33 तो हमारा टोटल होगा 400। Therefore, the size of the samples from the individuals town should be approximately 178, 89 and 133। तो ये होता है हमारा स्ट्रेटिफिकेशन और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को यूज करते हुए हम ऐसे सैंपल को साइज को पहले तय कर सकते हैं और फिर वहाँ से हम लोग अपना सैंपल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं ऑप्टिमम एलोकेशन पे। ऑप्टिमम एलोकेशन क्या कहता है? अनदर गाइडिंग प्रिंसिपल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द एनआईज इज टू चूज देम so as to minimize the variance that is maximize the precision of the estimate for fixed sample size and fixed cost। तो अभी हमें ऑप्टिमम एलोकेशन, ऑप्टिमम शब्द अपने आप में ही दो चीजों को बताता है, ऑप्टिमाइज यानी कि मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। तो मिनिमाइज हम जब भी किसी काम को करने के लिए जाते हैं, जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है कि मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम गेन। तो इसी तरह से यहाँ पे जब अगर हम बात करें तो हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमाइज द वेरिएंस। जो वेरिएंस है वो मिनिमाइज होना चाहिए, कम से कम एरर होना चाहिए, कम से कम हमारा जो स्केटरनेस है वो कम से कम हो और मैक्सिमाइज द प्रिसीजन। प्रिसाइज होना यानी कि एक ही चीज की तरफ हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव होना, एक ही चीज की तरफ हम लोग का केंद्रित होना। तो इस पहला हम लोगों का मिनिमाइज द वेरिएंस और दूसरा मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट और फिक्स डिजायर्ड प्रिसीजन, यानी कि टोटल कॉस्ट मिनिमम हो और मिनिमाइज द वेरिएंस, एरर कम हो, हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो, तो प्रिसाइज होगा हमारा रिजल्ट जो होगा मैक्सिमम प्रिसीजन होगा। The allocation of NIs to various strata in accordance with the above principle is known as optimum allocation। तो यहाँ पे हम लोग का मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम गेन का रूल को हम लोग को फॉलो करते हुए काम करना होगा। एंड ये क्या कहता है, thus in optimum allocation NIs are to be obtained such that variance of y bar st is minimum for fixed n। फिक्स्ड सैंपल साइज के लिए जो वेरिएंस होगा फॉर y बार st, यहाँ पे वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को डिनोट कर रहा है, एंड वेरिएंस ऑफ y बार st इज मिनिमम फॉर टोटल कॉस्ट c। और जो टोटल कॉस्ट है उसके लिए भी वेरिएंस मिनिमम होगा। तो टोटल कॉस्ट c इज मिनिमम फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ y बार st इज इक्वल टू v नॉट से। तो हम लोग का क्या होगा, टोटल कॉस्ट, अब दोनों को अगर कंबाइन करें तो टोटल कॉस्ट c इज मिनिमम फॉर फिक्स्ड value of variance of y bar st is equal to v naught। So the simplest cost function is of the form cost is equal to c naught plus ch plus nh, summation ch nh। Within each stratum the cost is proportional to the size of the sample, but the cost per unit ch may vary from stratum to stratum। The term C naught represents an overhead cost। In stratified sampling, it may cost more to obtain information about a sample in one stratum than in other। तो जब हम लोग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जाते हैं तो एक चीज़ हमें कि स्ट्रेटिफिकेशन करने की वजह से यहाँ पे कोस्ट हम लोग का बढ़ जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ये हमें मिनिमम कॉस्ट हो, मिनिमम वेरिएंस हो और हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इसीलिए हमारा कॉस्ट और जो कॉस्ट और वेरिएंस स्टैंडर्ड एरर हम लोग का मिनिमम हो और मैक्सिमम हम लोग आउटपुट रिजल्ट ऑब्टेन कर सके, मैक्सिमम हम लोग का सैंपल कलेक्ट हो सके। तो ये दो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का जो कलेक्शन का मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपल्स यूजिंग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, प्रोपोर्शनल एलोकेशन एंड ऑप्टिमम एलोकेशन। हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन जो है वो ईजी है
और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी एग्जाम में आते रहते हैं और इसको हम लोग रियल लाइफ में भी बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे डिस्कस करेंगे। तो अब भी अगर हम बात करें स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का एक एग्जांपल अगर पकड़े ऑप्टिमम एलोकेशन में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरव्यूइंग पीपल इन रूरल एरियाज इज गोइंग टू बी मोर कॉस्टली बिकॉज ऑफ ट्रेवल एक्सपेंसेस देन इंटरव्यूइंग पीपल इन अर्बन एरियाज। तो अगर अब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, स्टेटाइज के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं, तो अर्बन पीपल रूरल पीपल को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रूरल एरिया में जो हम लोगों का डाटा कलेक्शन है वो क्या होगा, ज़्यादा कॉस्टली होगा कंपेयर टू अर्बन एरियाज। तो वहाँ पे हमें फॉर फिक्स्ड कॉस्ट फॉर फिक्स्ड सैंपल साइज हम लोगों का जो होगा मिनिमम एक वेरिएंस होना चाहिए। ओके, थैंक यू।